नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग पर्यावरण का अध्ययन कर रहे थे। यूपी ट्रिपल एस सी 1 दरोगा का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसी के लिए। और इसके अलावा आपको बता दूं पर्यावरण का कहाँ कहाँ पे महत्वपूर्ण रोल होता है। तो चाहे यूपी पीसीएस का कोई एग्ज़ाम हो या अन्य कोई वनडे एग्ज़ाम्स हो, उत्तराखंड का जो 1 दरोगा एग्ज़ाम होता है या फिर उत्तराखंड पीसीएस प्री हो, किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ भी जीएस आता है वहाँ पे वनों से संबंधित या पर्यावरण संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता रहता है। आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वन उपज, यह यूपी ट्रिपल एस सी 1 दरोगा का सिलेबस का एक टॉपिक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वन उपज के बारे में, साथ ही राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना के बारे में भी देखेंगे। 2 टॉपिक आज यहाँ पे हम लोग कवर करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो, चैनल पे पहली बार आया हो, वीडियो को पूरा देखे, पसंद आए तभी लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे हम लोग बात करते हैं वन उपज में। कोई बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं यहाँ से अगर देखने को मिलेगा तो 1 से 1 नंबर देखने को मिल सकता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। 100 नंबर का पेपर होने वाला है, मुख्य परीक्षा जो होने जा रही है। और एक बात और आज जान लीजिए, आज इसका कट ऑफ भी जारी कर दी गई है, शॉर्ट लिस्टिंग वाली। तो अब लोग अपनी पढ़ाई को आप लोग तेज कर दीजिए। आज ही यूपी पीसीएस प्री 2023 का फॉर्म भी भरना शुरू हो गया है, तो उसके लिए भी अपनी पढ़ाई तेज कर दीजिए। यहाँ से यूपी पीसीएस प्री में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। बात करेंगे वन उपज के बारे में। वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों को वन उपज कहा जाता है। वन उपज को भारतीय वन अधिनियम 1927 में परिभाषित किया गया है। तो पहला प्रश्न यही निकल कर आएगा कि वन उपज को परिभाषित किस में किया गया है, किस अधिनियम में किया गया है। तो भारतीय वन अधिनियम 1927 में वन उपज को परिभाषित किया गया है। यही एक प्रश्न यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वन उपज से। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो वनों को विभाजन किया जाता है, उसमें देख लेते हैं। अगर कोई प्रश्न अगर बन जाए मान लीजिए, तो हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन के बारे में। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन के बारे में यहाँ देखा जाए तो यहाँ वर्षा की जो मात्रा होती है वह 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने वाले वन होते हैं। इनमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में ये मुख्यतः पश्चिमी घाट, जिसके सह्याद्री बोलते हैं, शिलोंग का पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। यहाँ महोगनी, आबनूस, सिनकोना, रबड़ आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन होते हैं उनकी मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ वर्षा की जो मात्रा होती है वह 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब यह जान लीजिए कि जहाँ भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाएंगे, यह आप जानते रहिए। इसमें शामिल होते महोगनी, आबनूस, सिनकोना और रबड़। बात करेंगे हम लोग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में, यहाँ वर्षा की जो मात्रा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तो जहाँ पर भी वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होगी वहाँ क्या पाया जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उसके बाद हम बात करेंगे ज्वारीय वन के बारे में। नदियों के डेल्टाई भाग के दलदली क्षेत्र पाया जाता है। जो ज्वारीय वन होते हैं वो नदियों के जो डेल्टाई भाग होते हैं उसी के दलदली क्षेत्र पाया जाता है। बात करेंगे हम लोग पर्वतीय वन के बारे में। तो पर्वतों की ऊंचाई बढ़ने के क्रम में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन वनस्पति तक पर्वतों पर मिलती है। इसको याद रखेंगे कि पर्वतों पे हर प्रकार की वनस्पति मिलती है, उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन वनस्पति तक। जैसे जैसे पर्वत की ऊंचाई बढ़ती जाती है सभी प्रकार के आपको वहाँ पे वन देखने को मिलेंगे। बात हम लोग कर लेते हैं भूमध्य सागरीय वन के बारे में। चैपरल एक वनस्पति होती है, इसकी विद्यमानता है बहुत अधिक पाई जाती है जो भूमध्य सागरीय वन के पास होती है। इसकी ऊंचाई 2 से 5 मीटर होती है, एक घनी झाड़ी के रूप में है। तो यहाँ से अगर प्रश्न आ सकता है कि चैपरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो यह भूमध्य सागरीय वनों में पाई जाती है, एक झाड़ी होती है यह चैपरल वनस्पति। एक बार यूपी पीसीएस प्री 2023 में मिलाने वाले में चैपरल वनस्पति का जिक्र हो चुका है। तो वनों से संबंधित प्रश्न है और वनों से संबंधित ही 100 प्रश्न आना है।
तो कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए चैपरल वनस्पति को जरूर याद रखेंगे। ये भूमध्यसागरीय वनों के अंतर्गत आती हैं। 2 से 5 मीटर ऊंचाई वाली घनी झाड़ियाँ होती हैं। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को अमेजन घाटी में सैलबाज कहा जाता है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट यह भी है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को अमेजन घाटी में क्या कहा जाता है, प्रश्न सीधे बन जाएगा तो सैलबाज कहा जाता है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में आरक्षित व संरक्षित वनों को परिभाषित किया गया। प्रश्न आएगा, किस अधिनियम में आरक्षित व संरक्षित वनों को परिभाषित किया गया है? आरक्षित व संरक्षित वनों को परिभाषित किया गया है तो भारतीय वन अधिनियम 1927 में आरक्षित व संरक्षित वनों को परिभाषित किया गया है। किसी भी वन भूमि या भूमि को आरक्षित वन भूमि घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि किसी भी वन भूमि या भूमि को आरक्षित वन भूमि घोषित करने का अधिकार किसको होता है? तो यह अधिकार राज्य सरकार को होता है। यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला जो प्रश्न बन सकता है, यहाँ से बन सकता है कि भारत का पहला आरक्षित वन उद्यान कौन है? तो भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखेंगे, भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आरक्षित वनों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत अधिसूचित किया गया है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि आरक्षित वनों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की किस धारा में रखा गया है? तो धारा 20 के तहत अधिसूचित किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। आरक्षित वनों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत अधिसूचित किया गया है। एक प्रश्न यहाँ से निकल के आ सकता है, भारत का पहला आरक्षित वन कौन है? तो वह है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान वाला। यहाँ से एक प्रश्न निकल के आ सकता है। उसके बाद, किसी भी वन भूमि या भूमि को आरक्षित वन भूमि घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास। यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, भारतीय वन अधिनियम 1927 या किस अधिनियम में आरक्षित व संरक्षित वनों को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय वन अधिनियम 1927 में परिभाषित किया गया है। यहाँ से भी एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को अमेजन घाटी में क्या कहा जाता है? यहाँ से ही प्रश्न देखने को मिल सकता है, सैलबाज कहा जाता है। चैपरल वनस्पतियाँ किस वनों में पाई जाती हैं? तो भूमध्यसागरीय वनों में पाई जाती, घनी झाड़ी होती हैं। उसके बाद 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है वहाँ कौन से वन पाए जाते हैं? तो वहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इसको ध्यान देंगे। उसके बाद उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। वन उपज को किस अधिनियम में रखा गया है? तो भारतीय वन अधिनियम 1927 में रखा गया वन उपज को। तो ये सब वन उपज से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के बारे में, जो कि सिलेबस का एक दूसरा टॉपिक है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की 15वीं बैठक हुई 1983 में। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पहली वन्यजीव कार्य योजना तैयार की गई, जो 1983 से 2001 के मध्य लागू रही। पहली वन्यजीव कार्य योजना 1983 से 2001 के मध्य लागू रही। दूसरी वन्यजीव कार्य योजना के बारे में बात करें तो यह 2002 से 2016 तक लागू रही। 3 फरवरी 2016 को पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का विमोचन किया। वन्यजीव कार्य योजना 2017 से 2031 के लिए तैयार की गई है। इस कार्य योजना में पहली बार वन्य जीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चिंताओं को स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में और उसके आसपास की सभी परियोजनाओं
को मंजूरी भी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ही देता है। अब आप यहाँ से देखेंगे कौन कौन महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकता है। तो पहली वन्यजीव कार्य योजना कब आई? 1983 में। यह फैक्ट बन सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। दूसरी वन्यजीव कार्य योजना कब से कब तक रही? 2002 से 2016 तक रही। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है तीसरी वन्यजीव कार्य योजना। यह वन्यजीव कार्य योजना 2017 से 2031 के लिए तैयार की गई है। 3 फरवरी 2016 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का विमोचन किया। वन्यजीव कार्य योजना 2017 से 2031 तक रहेगी। यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है, यह फैक्ट सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि ये भी हाल ही में हुआ है और 31 तक रहेगा। बाकी सारी योजनाओं का कार्यकाल बीत चुका है। तो तीसरी जो वन्यजीव कार्य योजना है वह है 2017 से लेके 2031 के लिए। इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना की गई। यह भी फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी रट लेंगे। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों में और उसके आसपास की सभी परियोजनाओं को मंजूरी भी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ही देता है। तो ये सब फैक्ट याद रखेंगे। वन दरोगा में हर एक जो 26 टॉपिक सिलेबस में है सभी टॉपिक से 1 से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का प्रश्न आएगा ही आएगा। वन उपज और राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना से अगर आपको बता दूं तो यहाँ से सिर्फ 2 नंबर प्रश्न देखने को मिल सकता है। 1 से 2 या 3 नंबर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं देखा जाएगा। तो 2 से 3 नंबर यहाँ से आ सकता है। जितने हमने इंपॉर्टेंट बताया इसको आपको रख लेना है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप @TechIAS ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। वीडियो में समाप्त हो रहा है। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।